Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about one of the most important concept in dentistry is dental cements. देखो आपने ग्लास एनोमर सीमेंट्स का नाम सुना होगा, जिंक फॉस्फेट सीमेंट का नाम सुना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट्स का नाम सुना होगा। कंपोजिट भी एक टाइप ऑफ सीमेंट है। तो हमारे पास जितने भी रिस्टोरेशन और फिलिंग होती है वो डेंटल सीमेंट्स से ही होती है। डेंटल सीमेंट एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। मैं छोटे छोटे वीडियोस में डेंटल सीमेंट्स को डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम डेंटल सीमेंट्स का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज डेंटल सीमेंट्स? अ सब्सटेंस दैट हार्डन टू एक्ट। एक सब्सटेंस है हमारे पास जो कि हार्ड होता है। देखो, सीमेंट्स के लिए हार्ड होना लाजमी है ताकि वो अपना फंक्शन शो करे। जब एक सीमेंट है जो एक सब्सटेंस है जो हार्ड होता है, और हार्ड होने पर वो एक बेस का काम भी करता है, लाइनर का भी काम करता है और फिलिंग का भी काम करता है। सो अ सब्सटेंस दैट हार्डन टू एक्ट एज अ बेस, लाइनर, फिलिंग मटेरियल और adhesive to bind devices and prostheses to two structure to each others। देखो, ये हमारे पास एक शॉर्ट एंड ब्रीफ डिफिनीशन है एक डेंटल सीमेंट्स का। यहाँ पर तमाम तर फंक्शंस डेंटल सीमेंट्स के लिखे गए हैं। बेस का काम भी कर सकता है, लाइनर का काम भी कर सकता है एक डेंटल सीमेंट, फिलिंग और रिस्टोरेशन का काम भी कर सकता है, एक ल्यूटिंग एजेंट का काम भी कर सकता है। जो स्टिकिंग और बाइंडिंग वाली बात है, इसका मतलब है एक ल्यूटिंग एजेंट भी है। सो डेंटल सीमेंट इज एक्ट एज अ बेसर, लाइनर, फिलिंग एंड रिस्टोरेशन मटीरियल एंड ल्यूटिंग मटीरियल। अच्छा, liner and bases are used to provide thermal insulation, pulpal protection and additional support for restoration। हमारे पास जो लाइनर्स है ना, लाइनर और बेसिस में टेक्निकल डिफरेंस है। देखो, बेसिस क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर रिस्टोरेशन। हमारे पास एक केविटी है जिसके सपोर्ट नहीं है फॉर रिस्टोरेशन, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम बेसर्स यूज़ कर सकते हैं। बेसर्स क्या है? बेसिकली एक सीमेंट है। अच्छा, लाइनर्स क्या करते हैं? थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एमलगम फिलिंग मटेरियल है, वो बहुत ही उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमें एक थर्मल इंसुलेटर चाहिए ताकि पल्प को प्रोटेक्ट करे। अच्छा, पल्पल प्रोटेक्शन हमारे पास कुछ एक्रेलिक आप देख ले, वहाँ पर कुछ इरिटेंट्स होते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक बैरियर चाहिए जो कि एक लाइनर के फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, while luting agents are used for bonding indirect restoration to tooth structure। तो ल्यूटिंग का काम क्या है? बाइंडिंग है और स्टिकिंग है टूथ रिस्टोरेशन को टूथ के साथ, और दो रिस्टोरेशन को भी ये कंबाइन और स्टिक कर सकता है। तो ये आप देख ले, ये हमारे पास एक कंपोजिट इनले है। इस कंपोजिट इनले को हम इस टीथ के साथ स्टिक करना चाहते हैं, बॉन्ड करना चाहते हैं। तो ये किस चीज़ से पॉसिबल है? ये हमारे पास सीमेंट से पॉसिबल है। अच्छा, अब यहाँ पर देख रहे हम इस केविटी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन डेंटिन हमने बहुत ही डिफॉर्म किया हुआ है, तो पल्प ऑलमोस्ट एक्सपोज है। तो इस पल्प को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सीमेंट्स यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर सीमेंट का क्या काम क्या होगा? कौन सा एप्लीकेशन सीमेंट्स का यूज़ होगा? लाइनर एंड बेसर, वाइल यहाँ पर ल्यूटिंग एजेंट का सीमेंट्स यूज़ होगा। देखो, ल्यूटिंग और लाइनर में कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस ये भी है कि ल्यूटिंग की जो कंसिस्टेंसी है वो हमारे पास कम है, इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। अच्छा, आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेंटल सीमेंट। देखो, यहाँ पर हमने देख लिया रिस्टोरेशन भी कर रहा है, रिस्टोरेशन लाइनर भी है, बेसर भी है, फिलर भी है, रेस्टोरेशन भी है, ल्यूटिंग भी है। अगर आपका जनरल कॉमन सेंस से काम ले ले तो आप इसके आइडियल रिक्वायरमेंट्स खुद ही बता सकते हो कि सीमेंट्स के लिए कौन से रिक्वायरमेंट्स होंगे। आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेंटल सीमेंट्स, ये हमारे पास आइडियल प्रॉपर्टीज़ है। जितने भी हम सीमेंट्स पढ़ेंगे वो आइडियल सीमेंट्स नहीं है। हम देखेंगे कि किस एक्सटेंट तक हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज़ है, जो आइडियल प्रॉपर्टीज़ डेंटल्स के हैं, डेंटल सीमेंट के हैं, वो मैच हो रहे हैं हमारे पास अवेलेबल डेंटल सीमेंट्स के साथ। सो दीज आर द आइडियल प्रॉपर्टीज़। जब भी हम कोई सीमेंट डिज़ाइन करेंगे तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को फ्रंट पर रखेंगे और सीमेंट डिज़ाइन करेंगे। शुड बी स्ट्रांग एंड हार्ड, ऑब्वियस है हमारे पास स्ट्रांग होना चाहिए ताकि एक बेस प्रोवाइड करे। तो अच्छा, अब देख लो ये रिक्वायरमेंट कौन से सीमेंट्स के लिए यूज़ होगा? वो सीमेंट जो एक एज अ फिलर, रिस्टोरेशन और बेस। तो हमारे पास क्या करेगा? ये हमारे पास हार्ड होना चाहिए और
स्ट्रांग होना चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट है ये हमारे पास ल्यूटिंग के लिए इतना प्राइम इम्पोर्टेंट नहीं है। एबल टू प्रोटेक्ट पल्प, अब हमारे पास पल्प प्रोटेक्ट करेगा, ये हमारे पास तो ऑलमोस्ट ऑल रिक्वायरमेंट, ऑल सीमेंट्स के लिए ये रिक्वायरमेंट होना चाहिए। शुड बी इंसॉल्युबल इन सलाइवा एंड लिक्विड टेकन इन द माउथ, ये भी एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि बेसर के लिए भी, लाइनर के लिए भी, रिस्टोरेशन के लिए भी, ड्यूरेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए ये रिक्वायरमेंट तमाम तर सीमेंट्स में होना चाहिए। शुड बी डायमेंशनली स्टेबल, हमारे उसमें डायमेंशनल चेंजेस नहीं आने चाहिए, फॉर एग्जांपल इम्बाइबेशन, कंट्रैक्शन, श्रिंकेज। इसके अलावा हमारे पास साइनेरिसिस, ये जो तमाम तरह डायमेंशन चेंजेस है ये हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेंटल मटेरियल में पढ़े हैं। शुड बी एडहेसिव, ऑब्वियस है, अगर ये जो प्राइम इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए है, ये हमारे पास ल्यूटिंग सीमेंट के लिए एक प्राइम इंपॉर्टेंट है। रेस्टोरेटिव के लिए भी ऑब्वियस हमें चाहिए एडहेशन चाहिए, बेसर के लिए भी एडहेशन चाहिए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ल्यूटिंग जब हम डिज़ाइन करेंगे तो हमारा प्राइम गोल क्या होना चाहिए, वो एडहेसिव होना चाहिए। शुड बी नॉन पोरस, ऑब्वियस है, अगर पोरस होगा तो वहाँ पर हमारे पास माइक्रो लीकेज फॉर्मेशन हो सकती है, सेकेंडरी केरिस फॉर्मेशन हो सकती है, ड्यूरेबिलिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। शुड बी बायोकम्पेटेबल, ऑब्वियस है हमारे पास बायोकम्पेटेबल होना चाहिए, एंड नॉन इरिटेंट, अगर उसमें कुछ इरिटेंट्स है, कुछ ऐसे मोनोमर्स है, या इसके अलावा उसकी जो कंपोजिशन है उसमें कुछ वेपर्स है जो कि हमारे पास लीच आउट हो सकते हैं, तो हमारे पास फिर कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकते हैं। बायोकम्पेटेबल और बायोएक्टिव में एक डिफरेंस है। बायोकम्पेटेबल जो हमारे पास बायो हमारे जो ओरल की टिश्यूज है उसके साथ कंपेटेबल हो। बायोएक्टिव का मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ रिलीज़ करे, हमारे पास बेनिफिशियल लीचिंग करे। ये वीडियो लीचिंग वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ऑब्वियस है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जितना एक्सपेंड करेगा वो कितना होना चाहिए, टूथ के साथ इक्वल होना चाहिए। देखो हम सीमेंट्स कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, टीथ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसकी जो थर्मल एक्सपेंशन है वो हम टीथ के साथ कंपेयर करेंगे। अगर थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ तो हमारे पास जस्ट लाइक इन एमलगम डिचिंग फिनोमेना हो सकती है, पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी हो सकती है। अगर कंट्रैक्शन हुआ, थर्मल एक्सपेंशन कम हुआ, तो हमारे पास क्या होगा, माइक्रो लीकेज गैप फॉर्मेशन हो सकता है। शुड नॉट बी इफेक्टेड बाय थर्मल चेंजेस एंड मॉइस्चर, ऑब्वियस है ये हमारे पास एक थर्मल स्टेबिलिटीज उसकी होनी चाहिए, मॉइस्चर के साथ उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए, हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए। शुड बी इजी टू मैनिपुलेट, ऑब्वियस है अगर हमें एक ऐसे मटेरियल चाहिए जिसकी मैनिपुलेशन डिफिकल्ट होला, जस्ट लाइक एमलगम, तो फिर टाइम कंज्यूम होगा और कॉस्टली भी होगा, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स फिर ज़्यादा होंगे, तो वो फिर हमारे लिए एक आइडियल रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल सीमेंट्स, ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये एक आइडियल रिक्वायरमेंट है। अब ये रिक्वायरमेंट एक सीमेंट हमारे पास जितने भी अवेलेबल सीमेंट्स है कितने एक्सटेंट तक है वो हम इंडिविजुअल सीमेंट में फिर देखेंगे। Wait, if you are loving what are you seeing, hit that subscribe button right now. Seriously, it's like unlocking a treasure chest of medical world excitement. Subscribe the channel and let's dive back into the video. तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। देखो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे पास क्लासिफिकेशन की मुख्तलिफ अप्रोचेज़ है। कुछ लोग बॉन्डिंग के बेस पर करते हैं, कुछ लोग इंग्रेडिएंट के बेस पर कर लेते हैं, कुछ लोग जो हमारे पास जो उसका जो एसिड बेस सेटिंग रिएक्शन के बेस पर कर लेते हैं। तो मैंने सारे क्लासिफिकेशन आपके सामने रखे हैं। जिस बुक पर भी आप पढ़ोगे इस क्लासिफिकेशन के अलावा और क्लासिफिकेशन नहीं आएगा। मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है, जो क्लासिफिकेशन आपको अच्छा लगे उसके क्लासिफिकेशन को आप अपने लिए अलाइन कर सकते हो, उसको आप फॉलो कर सकते हो। मैंने तमाम तक क्लासिफिकेशन बताई है, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंग्रेडिएंट्स, देखो इंग्रेडिएंट्स के बेस पर जो आप प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट पर हमारे पास क्लासिफिकेशन कितने बेसिस पर है, वाटर बेस है, अब इस नाम से आप देख ले, वाटर बेस्ड है, रीजन बेस्ड है एंड ऑयल बेस्ड है। तो ये तीन हमारे पास इंग्रेडिएंट के बेस पर सीमेंट्स के क्लासिफिकेशन है। हर एक सीमेंट पर मैं एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, वाटर बेस हमारे पास ग्लास एंड रीजन मॉडिफाइड ग्लास एनोमर, यहाँ पर हमारे पास मेजर कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, वाटर है जो कि एक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट पॉलीएक्रिलेट सीमेंट, जिंक फास्फेट सीमेंट। अब ये रीजन मॉडिफाइड जैसे जब हम फिर बॉन्डिंग का करेंगे या सिटिंग रिएक्शन का करेंगे तो वहाँ पर भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अच्छा, रीजन बेस्ड सीमेंट्स कंपोजिट्स एंड एडहेसिव रीजन्स कॉम्पोमर्स। अच्छा, ऑयल बेस्ड सीमेंट्स जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, नॉन यूजिनॉल जिंक ऑक्साइड। देखो इस आप यहाँ इन नाम को देखकर आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं हर एक पर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपने जस्ट याद रखना है कि आपको पता चल जाए कि इस सीमेंट्स में कौन सा इंग्रेडिएंट प्राइम इंग्रेडिएंट है, एंड दिस इज द सिंपल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंग्रेडिएंट।
अच्छा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिटिंग रिएक्शन। देखो, एसिड बेस्ड रिएक्शन हो सकता है, पोलीमराइजेशन रिएक्शन हो सकता है, एंड वो रिएक्शन जिसमें कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है या उसमें चिलिएशन होती है, तो वो हम जो के कैटेगराइज नहीं हो सकते इनमें, तो वो भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, एसिड बेस्ड रिएक्शन किस में होता है? जिंक फास्फेट में होता है, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट में होता है, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल में होता है, सिलिकेट सीमेंट में होता है, और ग्लास आयनोमर सीमेंट में होता है। देखो, इस बात को याद रखो, अगर इसमें आप एक भी क्लास का सिटिंग रिएक्शन सीख लो तो इन सब पर अप्लाई होता है, जब जस्ट आपने वो इंग्रेडिएंट चेंज करना है। इस बात का मतलब क्या है? अगर आप जिंक फास्फेट सीमेंट देख लो तो यहाँ पर फास्फोरिक एसिड है, लेकिन अगर आप ग्लास आयनोमर सीमेंट को देखो तो एक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट है, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट नहीं लेकिन सिंपल पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट है। तो ग्लास आयनोमर सीमेंट में हमारे पास एसिड कौन सा है? पॉली अल्केनोइक एसिड है। जिंक फास्फेट में फास्फोरिक एसिड है। यहाँ पर भी एसिड अटैक करेगा, यहाँ पर भी एसिड अटैक करेगा, और हमारे पास जो पाउडर है उसको डिग्रेड करेगा, क्रॉस लिंक करेगा, और हमारे पास सिटिंग होगी। इस तरह जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट में भी एसिड बेस है, जिंक ऑक्साइड में भी है, सिलिकेट में भी हमारे पास यही रिएक्शन है। तो आपने जस्ट एक रिएक्शन याद करना है, प्रिंसिपल वही होगा, जस्ट इंग्रेडिएंट चेंज होंगे। अच्छा, पॉलीमराइजिंग मटेरियल, यहाँ पर मोनोमर्स होंगे, मोनोमर चेंज हो सकते हैं। एक्रिलिक मोनोमर्स में एक्रिलिक के मोनोमर्स होंगे, मिथाइल मेथिक्रिलेट होंगे, हर एक में अपना मोनोमर होगा, लेकिन बेसिक जो रिएक्शन है वो पॉलीमराइजेशन होगा। मोनोमर्स कंबाइन करेंगे और हमारे पास पॉलीमर बनाएंगे जो कि सेट हो जाएगा और सेटिंग कंटिन्यू हो जाएगा। तो आपने इसको याद रखना है। अच्छा, पॉलीमेरिक सिरेमिक कंपोजिट्स ऑफ एंड अदर मटेरियल्स लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड गटा परचा। तो ये भी हमारे पास एक प्रोसीजर है मटेरियल को क्लासीफाई करने के लिए। अच्छा, अब इसको दोबारा देख लो। एक हमारे पास है वाटर बेस्ड, एक हमारे पास है रिजन बेस्ड, ऑयल बेस्ड एंड ऑयल फ्री। तो इस पिक्चर से भी आप याद कर सकते हैं, यह मैंने डिटेल से बता दिया, आप स्क्रीनशॉट देख ले। देखो, ये क्लासिफिकेशन आपको याद करना होगा, इसमें इतना कंसेप्ट की कोई बात नहीं है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि कौन सा सीमेंट्स किस तरह क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो आपने इस क्लासिफिकेशन का अप्रोच याद रखना है। अच्छा, अब इसको देख लो आप, सीमेंट्स अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग मैकेनिज्म। देखो, पहले हमारे पास क्या था? एक हमारे पास था इंग्रेडिएंट के बेस पर, एक हमारे पास था सिटिंग रिएक्शन के बेस पर, और एक हमारे पास है बॉन्डिंग के बेस पर। तो ये तीनों बेसिस आपको याद आने चाहिए। अच्छा, नाम वही है, आप जस्ट पुट करते जाओ। फास्फेट, एक हमारे पास फास्फेट बेस्ड सीमेंट्स है, फिनोलेट बेस्ड सीमेंट्स है, पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स है, एंड रेजन बेस्ड सीमेंट्स है। फास्फेट में हमारे पास जिंक फास्फेट है एंड जिंक सिलिको फास्फेट सीमेंट है। देखो, यहाँ पर जिंक फास्फेट के साथ जिंक ऐड करो तो जिंक फास्फेट सीमेंट बन जाता है, सिलिका भी ऐड कर लो तो जिंक सिलिको फास्फेट सीमेंट बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल है। देखो, सीमेंट्स को याद करने का एक ही तरीका है कि आपने जस्ट बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, जस्ट लाइक सेटिंग रिएक्शन हुआ, बाइंडिंग एजेंट हुआ, कौन से मैकेनिकल बाइंडिंग करते हैं, कौन से केमिकल बाइंडिंग करते हैं, आपने जस्ट याद रखने हैं। फिर एक ही कंस्टिट्यूएंट चेंज होता है, जिसमें रखा जिंक फास्फेट में और जिंक सिलिको फास्फेट में क्या डिफरेंस है? एक सिलिका डिफरेंट है। तो अगर आपको जिंक फास्फेट के प्रॉपर्टीज़ याद है, यहाँ पर बहुत ही माइनर चेंज होगा जो आप इजीली अप्रिशिएट करोगे। तो इसलिए आपने जब एक क्लास का एक सीमेंट आप याद कर लो तो आपको सारे सीमेंट्स का कंसेप्ट याद आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो जिंक यूजिनॉल सीमेंट है, ये हमारे पास कौन सा है? चिलिएशन करता है, चिलिएट सीमेंट से। तो पॉलीमर्स भी है इसमें, तो ऑक्सीबेंजोइक एसिड भी है एंड एल्यूमिनिया भी है। अच्छा, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलिकेट सीमेंट्स है। तो ये भी अब अगर आप इस फिनोलेट में एक का प्रॉपर्टीज याद कर लो तो आपको बेसिक कंसेप्ट याद आ जाएगा। इस तरह पॉलीकार्बोक्सिलेट में हमारे पास जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट है एंड ग्लास आयनोमर सीमेंट्स है। ग्लास आयनोमर में फिर हमारे पास रेजन मॉडिफाइड है, मेटल मॉडिफाइड है। हर एक सीमेंट पर वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अच्छा, रेजन में हमारे पास पॉलीमिथाइल मेथिक्रिलेट है, डाईमिथाइल एक्रिलेट। तो यहाँ पर हमारे पास पॉलीमिथाइल हमारे पास क्या है? मोनोमर है। यहाँ पर डाईमिथाइल है, यहाँ पर मेनी मिथाइल है, यहाँ पर टू मिथाइल है। फिल्ड है, अनफिल्ड है, हमारे पास फिलर का लोडिंग है। तो जस्ट माइन्यूट डिफरेंसेस है, थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑब्वियसली है, आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये याद करना होगा। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज मैं हर एक वीडियो पर, हर एक सीमेंट पर वीडियो बनाने वाला हूँ। डिटेल से मैं सीमेंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ, एप्लीकेशंस, यूनिक यूजेस, जहाँ पर
कंसेप्चुअल टर्न है वो भी मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको लग रहा है कि मैं वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट कर सकता हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में ओपनली करें एंड आई विल बी सो हैप्पी seeing you in the comments. Thank you so much for watching.